हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू होप डिजिटल, द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ होप क्लासेस। तो बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कशन किया था वो हमने एव्स के बारे में डिस्कस किया था, बर्ड्स के बारे में। तो आज हम एनिमल किंगडम के लास्ट लेक्चर में लास्ट वाला क्लास जो है क्लास मैमलिया, उसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चे, एज यूजुअल जब भी हम किसी क्लास की बात करते हैं तो उसका जो नाम होता है वो किसी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर के ऊपर दिया जाता है जो उसी एक क्लास में वो कैरेक्टर देखा जाता है। तो जब हम क्लास मैमलिया की बात करते हैं तो बच्चे, क्लास मैमलिया जो है, इनका जो नेम मैमलिया है ये डिराइव हुआ है मेमोरी ग्लैंड से। मेमोरी ग्लैंड्स यानी मैमलिया में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनके पास मेमोरी ग्लैंड दिखने को मिलता है, और जो मेमोरी ग्लैंड यूज होता है टू ब्रेस्ट फीड दियर यंग वंस, अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए यूज होता है। तो उसी कैरेक्टर के ऊपर इनका नाम दिया गया मैमलिया। तो इसलिए अगर मैं यहां पे लिखूंगा मैमलिया में ऐसे एनिमल्स आते हैं, एनिमल्स विच पॉजेस, जिनके पास क्या होता है, एनिमल्स विच पॉजेस मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स टू फीड दियर, किस लिए, टू फीड दियर यंग वंस, टू फीड दियर यंग वंस। तो इसका मतलब हुआ क्लास मैमलिया में ऐसे एनिमल्स आ जाएंगे जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होगा, और वो मेमोरी ग्लैंड यूज किस लिए होता है बच्चों, वो यूज होता है टू फीड दियर यंग वंस। क्लियर। नंबर नेक्स्ट, हैबिटेट की बात करेंगे। तो जब हम मैमल्स का हैबिटेट देखते हैं तो बच्चे, इनका हैबिटेट वेरिएबल होता है। इनका हैबिटेट कैसा होता है भाई, इनका हैबिटेट जो है वो वेरी करेगा, वो डिफरेंट हैबिटेट्स में हम इनको देखते हैं। तो मैं लिखता हूं इनका जो हैबिटेट है भाई, इनका हैबिटेट क्या है, इनका हैबिटेट वेरिएबल है, वेरिएबल। तो आप देखेंगे कि जो हमारे ये मैमल्स होते हैं, आप इनको पोलर आइस कैप्स पे देखेंगे, पोलर आइस कैप्स के ऊपर आप मैमल्स को देखेंगे, जैसे पोलर बियर होता है। आप इनको डेजर्ट्स में देखेंगे, जैसे आप डेजर्ट में केमल को देखेंगे। आप इनको फॉरेस्ट्स के अंदर देखेंगे, जैसे फॉरेस्ट्स में आप टाइगर को देखेंगे, लिपार्ड को देखेंगे, मंकीज को देखेंगे। उसके बाद ग्रास लैंड्स में आप इनको देखेंगे, जैसे डियर पाएंगे आप वहां पे। इसी तरीके से बच्चे, आप ग्रास लैंड्स के अलावा इनको आप कहां पे देखेंगे, अराउंड वाटर भी देख सकते हैं, है ना। अराउंड वाटर देखेंगे, या पानी से पानी के अंदर देखेंगे, या आप देखेंगे कुछ मैमल्स जो हैं हमारे वो फ्लाई भी कर सकते हैं। बात समझ आ रही ना। तो इसीलिए वेटलैंड्स के अंदर हम देखेंगे इनको। आर यू गेटिंग। तो यहां पे अगर आप एनसीईआरटी की एक लाइन देखेंगे तो हमारी एनसीईआरटी ने एक नोट पॉइंट करके हम लिखेंगे, एक पॉइंट लिखा हुआ है। वो नोट पॉइंट क्या है कि हमारे कुछ मैमल्स जो है बच्चों वो मॉडिफाई हो गए हैं पानी में रहने के लिए या एयर में फ्लाई करने के लिए। तो मैं लिखूंगा सम आर मॉडिफाइड टू लिव इन वाटर। तो जिसमें हमारी एग्जाम्पल क्या रहेगी, जिसमें हमारी एग्जाम्पल रहेगी ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल, बेलेनोप्टेरा। या इसमें बच्चे क्या है, और कुछ आप देखेंगे कि इसमें जो हमारे मैमल्स है, सम आर मॉडिफाइड टू लिव इन वाटर व्हाइल एज सम कैन फ्लाई, जिसमें हमारी एग्जांपल रहती है फ्लाइंग फॉक्स, टिरोपस, फ्लाइंग फॉक्स। तो हमारी एनसीईआरटी की एग्जांपल्स में फ्लाइंग फॉक्स। तो इसका मतलब हुआ जब हम मैमलिया का हैबिटेट देखते हैं, वेरिएबल हैबिटेट होता है, हर जगह पे आप इनको देखेंगे, और इसमें कुछ जो है वो मॉडिफाई हो चुके हैं पानी में रहने के लिए, जैसे ब्लू व्हेल है हमारी, और कुछ फ्लाई कर सकते हैं जैसे हमारा फ्लाइंग फॉक्स है। आर यू गेटिंग। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर, एक और कैरेक्टर हमारी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है जिसको मैं यहां पे नोट पॉइंट की सूरत में ऐड कर दूंगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे बच्चे लोग। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमारी एनसीईआरटी यूं लिखती है कि जो ये हमारे मैमल्स होते हैं इनका जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखूंगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स इज, कौन सा इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है,
सर वो है प्रेजेंस ऑफ, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड जिनके ऊपर इनको नाम दिया गया है। और ये मेमोरी ग्लैंड जो होता है ये किस लिए यूज होता है? टू फीड दियर, शाबाश, टू फीड दियर यंग वंस, टू फीड दियर यंग वंस। तो इनका जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है मैमल्स का भाई वो है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड विच इज यूज्ड टू फीड दियर यंग वंस। क्लियर बच्चों? नंबर नेक्स्ट बात करेंगे हम लिम्बस की। ध्यान से सुनिएगा। तो इनमें भी जो लिम्बस होती है भाई, लिम्बस इनमें भी क्या होती है? लिम्बस इनमें भी 2 पेयर्स होते हैं, क्योंकि ये भी टेट्रापोडा में आते हैं ना। तो हमारे टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड लास्ट वाला मैमल्स आता है। तो जब हम इनकी लिम्बस को देखते हैं तो इनमें भी जो लिम्बस होते हैं 2 पेयर्स होते हैं। नंबर 1 4 लिम्बस एंड नंबर 2 जो है वो है हाइंड लिम्बस, वो है हाइंड लिम्बस। तो इसीलिए बच्चे अगर आप अपनी एग्जांपल देखेंगे ह्यूमंस की, हम भी तो मैमलिया में ही आते हैं, हमारे पास जो ये पेयर ऑफ लिम्बस है ये 4 लिम्ब हो गया और जो हमारी 2 टांगे हैं वो तो हाइंड लिम्ब हो गया। तो अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी फिर लिखती है कि जो ये हमारे लिम्बस है, ये हमारे लिम्बस जो है ये मॉडिफाइड हो चुके हैं, मॉडिफाइड फॉर किस लिए मॉडिफाई हो चुकी है हमारी ये लिम्बस? ध्यान से सुनेंगे। तो ये हमारे जो लिम्बस है ये मॉडिफाई हुए होते हैं किस लिए? जैसे आप देखेंगे बच्चे रनिंग के लिए, सबसे पहले वॉकिंग। आप देखो एज ह्यूमंस हम जब चलते हैं तो हम टांगों से चलते हैं, दैट मींस हमारी लिम्बस वॉकिंग के लिए मॉडिफाई है। नंबर 2 रनिंग के लिए, अगर आपने चीता को देखा होगा रनिंग करते हुए, उसकी जो लिम्बस है वो रनिंग के लिए मॉडिफाई हुई है ना। किसी में क्लाइंबिंग के लिए ये मॉडिफाई हुई होती है, किसी में बरोइंग के लिए होती है। जैसे अगर आपने रैट को देखा होगा, रैट क्या करता है, वो जब खोदता है तो वो अपनी लिम्ब से खोदता है। बात समझ आ रही है? नंबर 2 किसी में स्विमिंग के लिए, किसी में स्विमिंग के लिए मॉडिफाई होता है। यानी जैसे अगर आपने देखा होगा बिल्ली व्हेल को पानी में, तो वो वहां पे स्विम करती है अपने 4 लिम्ब से या हाइंड लिम्ब से। यहां तक समझ आई बात? नंबर नेक्स्ट एक और बात मुझे बच्चे हैबिटेट में याद आई है कि अगर आप हैबिटेट में एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहेंगे बच्चों, हैबिटेट में आपको एक और पॉइंट यहां लिख सकते हैं कि अगर आपने देखा होगा डार्क केव्स में हम इनको देखते हैं, डार्क केव्स में, ध्यान से सुनेंगे, डार्क केव्स में आप देख सकते हैं इनको। तो डार्क केव्स में आपको कौन दिखने को मिलेगा? चमगादड़, है ना। जैसे या फ्लाइंग फॉक्स आप बोलो, वो भी आपको डार्क केव्स में दिखने को मिलेगा। यहां तक समझ आई बात? तो अभी तक हमने बात करी है लिम्बस की, जहां पे हमने देखा कि मैमलिया की जो लिम्बस होती है वो वेरियसली मॉडिफाइड होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिटेट। उनका हैबिटेट कैसा है तो अकॉर्डिंगली उनकी लिम्बस जो है उनमें मॉडिफिकेशन होगी। किसी में वॉकिंग के लिए यूज होता है, किसी में रनिंग के लिए यूज होता है, किसी में क्लाइंबिंग, किसी में बरोइंग, इवन किसी में क्या होता है, किसी में बच्चों ये मॉडिफाई हुई होती है इनटू फ्लाइंग। ध्यान से सुनेंगे, किसी में किस लिए यूज होता है ये बच्चों, ये कहीं पे आपको ये फ्लाइंग के लिए यूज होती है। शाबाश, कहीं पे आपको फ्लाइंग के लिए भी यूज होता है, जैसे हमने अभी बात करी है फ्लाइंग फॉक्स की। यहां तक समझ आई बच्चे बात? नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर स्किन की बात करेंगे। देख लीजिएगा बच्चे, आपने एम्फीबियंस का स्किन देखा मॉइस्ट होता है, रेप्टाइल्स का स्किन देखा ड्राई होता है, बर्ड्स का स्किन देखा आपने वो भी ड्राई होता है, उसमें भी कोई ग्लैंड नहीं होता है एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड। तो इसी तरीके से मैमलिया का जो स्किन होता है आप देखेंगे इनमें अगेन एक कैरेक्टरिस्टिक चीज दिखने को मिलती है। स्किन के ऊपर क्या होता है? स्किन पॉजेसेस हेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्किन के ऊपर क्या होता है भाई? स्किन के ऊपर आपको क्या दिखने को मिलेगा? स्किन के ऊपर आपको दिखने को मिलेगा हेयर्स। याद रखिएगा भाई कि जो ये कैरेक्टर है ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहां पे दिखने को मिलेगा? ये सिर्फ मैमलिया में दिखने को मिलेगा। 2 चीजें अभी तक जो सिर्फ मैमलिया में दिखने को मिलेगी, नंबर 1 हेयर्स का होना एंड नंबर 2 बच्चे जो इनके पास रहता है दैट इज मेमोरी ग्लैंड्स। और मेमोरी ग्लैंड भी आपको किसी और फाइलम या क्लास में नहीं दिखने को मिलेगा। तो यहां तक 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखेंगे मैमलिया में, नंबर 1 मेमोरी ग्लैंड्स एंड नंबर 2 बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आप कहां पे देखेंगे? मैमल्स के अंदर। बात समझ आ रही ना? नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर हम बात करेंगे
एक्सटर्नल एयर। देखो बच्चों, अभी तक जितने भी क्लासेस हमने पढ़े, हमने देखा कि उनके पास, जैसे आपने देखा एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, उनमें जो एयर होता था एक्सटर्नल एयर, दैट वाज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय ए टिम्पैनम। उनके पास ऐसा एयर नहीं होता है, पिन्ना जिसको हम बोलेंगे, वो एब्सेंट होता है। लेकिन बच्चों सबसे पहला जो एक्सटर्नल एयर होगा हमारे इस मैमलिया में, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पिन्ना। ध्यान से सुनिएगा, बात समझ आ रही है। मैं लिखूंगा एक्सटर्नल एयर जो होता है ये प्रेजेंट होता है एंड रिप्रेजेंटेड बाय किसके थ्रू ये रिप्रेजेंट होता है? बाय पिना। शाबाश। एक्सटर्नल एयर इज आल्सो नोन एज पिना इन केस ऑफ मैमल्स। तो मैमल्स में आपको एकदम अलग डिफरेंशिएटेड हेयर दिखेगा, जिसको हम नाम क्या देंगे? पिना देंगे। बात समझ आ रही है ना बच्चों? नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर, टीथ के बारे में। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे टीथ के बारे में। देखो बच्चों, आपने कल बीक के बारे में पढ़ा था एव्स में, तो आपने उधर पढ़ा जो बीक या बिल होता है वो टोटली टूथलेस होता है, उसमें कोई भी टीथ नहीं होता है ना। लेकिन जब आप मैमल्स की बात करेंगे तो हमारे पास जो बकल कैविटी होती है, जो हमारा माउथ है, इसके अंदर आपको टीथ दिखने को मिलेंगे, है ना। लेकिन याद रखिएगा कि जो ये टीथ होते हैं भाई, ये टीथ डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो मैं लिखूंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, यानी मैमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। और भाई उस कंडीशन को हम नाम क्या देते हैं? उसको हम नाम देते हैं हेटेरोडोंट कंडीशन। हेटेरोडोंट कंडीशन यानी हेटेरोडोंट का मतलब होता है जहां पे बकल कैविटी के अंदर क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। तो अब आपने, अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे, अगर मैं यहाँ पे ह्यूमंस की बात करेंगे, तो आपने पढ़ा हुआ है कि हमारी बकल कैविटी के अंदर 4 टाइप के टीथ होते हैं, है ना। 4 टाइप के टीथ यहाँ पे होते हैं हमारी बकल कैविटी के अंदर। तो एक को आपने बोला होगा इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। यहां तक समझ आ रही ना बात? इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर्स। अब कितने होते हैं? तो उसको हम बोलते हैं डेंटल फार्मूला। तो जिसको हम बोलते हैं कि 32 टीथ जो होते हैं एक अडल्ट में परमानेंट टीथ होते हैं, वो अलग सा टॉपिक रहेगा, डाइजेशन में पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम इतना बोलेंगे कि मैमल्स के अंदर जो टीथ होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसीलिए हमने देखा कि वो कंडीशन जहां पे टीथ डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट हो बकल कैविटी में, उसको हम बोलते हैं हेटेरोडोंट कंडीशन। तो इसीलिए मैमल्स में, जैसे ह्यूमंस की बात करेंगे, तो हमारे पास हेटेरोडोंट कंडीशन होती है, यानी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट रहते हैं, इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। बात समझ आ रही है? मूविंग टू द नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर, यहाँ पे बात करेंगे हम हार्ट की। देखो बच्चों, हमने जब फिशेस से लेकर बात स्टार्ट करी थी, तो फिशेस में हमने देखा था 2 चैम्बर्ड, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड और इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड एक्सेप्ट क्रोकोडाइल और एंड एलिगेटर। और उसके बाद एवज में हमने पढ़ा टोटली 4 चैम्बर्ड होता है। और अब बात आती है हमारे मैमल्स की। तो बच्चों, जब हम मैमलियन हार्ट की बात करते हैं ना, तो मैमलियन हार्ट भी क्या होता है भाई? ये भी 4 चैम्बर्ड होता है। क्या होता है? तो मैं लिखूंगा कि मैमलियन हार्ट जो होता है भाई, ये 4 चैम्बर्ड है। शाबाश। कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्ड। तो इन चैम्बर्स में आपको दिखने को मिलेगा 2 होते हैं अट्रिया, और बच्चों 2 क्या होते हैं? 2 होते हैं वेंट्रिकल्स। आर यू गेटिंग? अब अट्रिया में भी हमारे पास एक होता है राइट अट्रियम, दूसरा होता है लेफ्ट अट्रियम। और वेंट्रिकल्स में भी हमारे पास क्या होता है? एक होता है राइट वेंट्रिकल, दूसरा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में, मैमलियन हार्ट में। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे थोड़ा सा इनके हार्ट को डिस्कस करना चाहेंगे हम। तो ये देख सकते हैं, अगर अगेन हमने डिस्कस किया हुआ है बच्चे ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैं बना रहा हूं, मान के चलिएगा ये मैंने हार्ट बनाया इनका। चलो भाई, ये इनका हार्ट हो गया। तो हार्ट में अब आपको पता ही है, ये वाला जो है ये राइट अट्रियम है, ये लेफ्ट अट्रियम,
ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। आर यू गेटिंग? तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो हमने देखा है लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो निकल के कहां जाता है सर? वो जा रहा है टिश्यू में। किसके पास जाएगा सर? वो जाएगा टिश्यू में। अब टिश्यू से बच्चों वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में। तो फिर आपने पढ़ा इधर वैल्व्स होती है, ये ब्लड यहां आएगा और उसके बाद जब वेंट्रिकल्स पंप करेंगे अगेन तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा कहां तक सर? ये जाएगा टिश्यूज में, सॉरी लंग्स में। तो लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैस हो जाएगा बच्चों और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ जाएगा और वो जाएगा हमारे लेफ्ट आर्टरिया में, फिर से वापस जाएगा नीचे ब्लड और अकॉर्डिंगली फिर से ब्लड को पंप किया जाएगा। बात समझ आ रही ना? तो यहां पे अगर हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, नंबर 1 पॉइंट आप देखेंगे बच्चे, कौन सा ब्लड हमारा वेंट्रिकल पंप करता है टुवर्ड्स द टिश्यूज? तो बच्चे आपने देखा है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कंप्लीटली सेपरेटेड है बाय दिस वेरी सेप्टम, और यहां पे क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टोटली सेपरेट रहेगा। इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा ब्लड को तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया जाएगा टुवर्ड्स टिश्यू। तो मैं लिखूंगा नंबर 1 पॉइंट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसको क्या किया जाएगा? दैट इज पंप्ड टुवर्ड्स टिश्यू। नंबर 1 पॉइंट। क्या हमारे केस में, मैमल्स के केस में डबल सर्कुलेशन दिखने को मिलती है? तो भाई डेफिनेटली डबल सर्कुलेशन है। अगर आप देखेंगे लंग से हार्ट, हार्ट से टिश्यू एक सर्कुलेशन हो गया, टिश्यू से हार्ट, हार्ट से वापस लंग्स तक दूसरा सर्कुलेशन हो गया, और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टोटली अलग रहते हैं। तो इसीलिए हमारे पास दिखने को मिलता है क्या सर? हमारे पास मैमल्स में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन दिखने को मिलता है। शाबाश, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन दिखने को मिलता है। यहां तक समझ आई बात? नंबर नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहां पे डिस्कस करना चाहेंगे, क्या हमारे मैमल्स होम्योथर्मस है कि पाइकिलोथर्मस? तो बच्चों अगर आपको याद होगा एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स क्या थे सर? वो थे पाइकिलोथर्मस, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते थे। वहीं पे हमने कल डिस्कशन में किया था लास्ट वाले लेक्चर में कि एवुस जो है ये पहला ऐसा क्लास दिखने को मिलेगा जो कंप्लीटली क्या है? होम्योथर्मस, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट मेंटेन करके रखते हैं। तो इसी तरीके से बच्चे मैमलिया में भी किस में आते हैं? वो होम्योथर्मस में आते हैं। तो मैं लिखूंगा कि मैमल्स जो है ये क्या है? होम्योथर्मस। तो होम्योथर्मस को हम एक और नाम क्या देते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स। शाबाश, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं विच आर एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर डिस्पाइट के एनवायरनमेंट में क्या चेंज हो रही है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है एक कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन करेंगे। जैसे हमारी बॉडी में नॉर्मल लेवल जो रहता है टेम्परेचर का 30 डिग्री है ना, 37 डिग्री। तो भाई हम क्या करेंगे, चाहे बाहर माइनस टेम्परेचर हो या ज्यादा हो, तो हम इस टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और उसको मेंटेन कर भी देते हैं। तो वो एनिमल जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर पाते हैं उनको हम नाम देते हैं होम्योथर्मस, जिसमें हमारा एवस बर्ड्स आ जाएगा और हमारा मैमल्स आ जाएगा। बता बच्चे यहां तक समझ आया कि नहीं? आर यू गेटिंग? नंबर नेक्स्ट, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की बात करेंगे। जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन आकर्स बाय लंग्स, है ना। लंग से रेस्पिरेशन होता है जिसको हम नाम क्या देते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन मैमल्स में कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ लंग्स होता है, तो उसको हम नाम क्या देंगे? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। नंबर नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन की जब हम बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट रिप्रोडक्शन में जो हम लिखना चाहेंगे वो हम ये लिखेंगे कि इनमें जो सेक्सेस हैं, क्या सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं? यस, तो सेक्सेस आर सेपरेट, यानी मेल फीमेल आपको अलग अलग दिखेगा। भाई उसको हमने एक कंडीशन रखा था, एक नाम दिया था DU कंडीशन, है ना। HMB कंडीशन अगर आपको याद होगा, जब सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं तो HMB कंडीशन बोला करते थे, अगर आपको याद होगा। हर्माफ्रोडाइट, मोनोइशियस, बाइसेक्सुअल। यहाँ पे DU कंडीशन डायोइशियस, यूनिसेक्सुअल। तो कब कहेंगे? जब सेक्सेस सेपरेट होंगे। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन।
तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? तो भाई फर्टिलाइजेशन डेफिनेटली इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है सर? फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। उसके बाद डेवलपमेंट कैसे होगी? डेवलपमेंट कैसे होगी? क्या डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है कि डायरेक्ट होती है? तो भाई मैमल्स में डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, यानी जहां पे कोई लार्वल स्टेज नहीं होता है, विदाउट लार्वल स्टेज डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दे आर जनरली मैमल्स आर क्या? ये क्या होते हैं? विविपैरस। याद रखिएगा, जनरली दे आर विविपैरस। विविपैरस किनको बोलते हैं? विविपैरस बोलते हैं जो डायरेक्ट बर्थ देंगे अपने यंग वंस को। डायरेक्ट बर्थ किनको देंगे? टू यंग वंस। ये अपने बच्चों को डायरेक्ट बर्थ देते हैं। जैसे ह्यूमन्स आप देखेंगे डायरेक्टली यंग वन बर्थ ले लेता है, तो भाई ऐसे एनिमल्स को नाम क्या देते हैं? विविपैरस एनिमल्स। एक्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्ट किनके बगैर? एक्सेप्ट यहां पे आप याद रखेंगे बच्चों, हमारे इस मैमलिया में क्लास मैमलिया में एक ऑर्डर आता है एक्सेप्ट, जिनको हम नाम देते हैं एक्सेप्ट ऑर्डर मोनोट्रिमेटा। याद रखेंगे, एक्सेप्ट ऑर्डर मोनोट्रिमेटा। और ये मोनोट्रिमेटा जो है ये क्या है भाई? ये है एग लेइंग। शाबाश, दीज आर एग लेइंग मैमल्स। और इन्हीं एग लेइंग मैमल्स को हम नाम क्या देते हैं? ओविपैरस एनिमल्स। याद रखेंगे बच्चे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला कि जो एनिमल्स होते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं भाई, कि जो एनिमल्स होते हैं, मैमल्स जो होते हैं, जनरली दे आर विविपैरस। क्या है? ये विविपैरस होते हैं। विविपैरस का मतलब क्या हुआ सर? विविपैरस का मतलब हुआ कि ये अपने बच्चों को डायरेक्टली जन्म देते हैं, है ना? ये अपने बच्चों को डायरेक्टली जन्म देते हैं। शाबाश। लेकिन इसमें एक्सेप्शन आपको याद रखनी पड़ेगी कि क्लास मैमलिया में एक ऑर्डर आता है, एक ग्रुप ऑफ मैमल्स आता है जिनको नाम दिया जाता है मोनोट्रिमेटा। और मोनोट्रिमेटा ऐसे मैमल्स हैं जो एग लेइंग करेंगे, जो एग्स देंगे, तो इसीलिए उनको बोला जाता है एग लेइंग मैमल्स आर ओविपैरस। यहां तक समझ आई बात? एग्जांपल अभी पढ़ेंगे, जब हम थोड़ा सा आगे डिस्कशन करेंगे तो वहां पे एग्जांपल्स को हम पढ़ेंगे। यहां पे आप याद रखिएगा भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, इसमें से क्वेश्चन आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग लेइंग मैमल। तो हमारी एनसीईआरटी में आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये वाला ऑर्निथोरिंकस डक बिल प्लेटिपस। तो भाई ये एग लेइंग मैमल होता है, तो दिया जाता है वहां पे ऑप्शन। तो अभी एग्जांपल्स में हम पढ़ेंगे, तो याद रखेंगे कि मैमल्स जो होते दे आर जनरली विविपैरस, दे गिव डायरेक्टली बर्थ टू देयर यंग वंस, एक्सेप्ट सम एग लेइंग मैमल्स जो एक ऑर्डर में आते हैं जिसका नाम है मोनोट्रिमेटा, और उसी में हमारे एग लेइंग एनिमल्स आ जाएंगे, मैमल्स आ जाएंगे। आर यू गेटिंग? नंबर नेक्स्ट आगे जाएंगे बच्चों, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। एज यूजुअल हमारी एनसीईआरटी में पूरे फाइलम, हर किसी क्लास में एग्जाम्पल्स को दिया गया है और एग्जाम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन भी आता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो है, सबसे पहली एग्जाम्पल जो हम यहाँ पढ़ेंगे, ओविपैरस एनिमल्स। अभी तो मैं बात कर रहा था ओविपैरस एग लेइंग मैमल्स। तो एग लेइंग मैमल्स में हमारे पास कौन कौन होता है? तो अगर आप एनसीईआरटी की एग्जाम्पल देखेंगे, हमारी एनसीईआरटी ने एग लेइंग मैमल्स में बच्चों ऑर्निथोरिंकस को दिया है। एक ही एग्जाम्पल, ऑर्निथोरिंकस, ए पार्ट ऑर्निथोरिंकस। भाई ऑर्निथोरिंकस को हम प्लेटिपस भी बोलते हैं और इसको हम डक बिल प्लेटिपस भी बोलते हैं। शाबाश, क्या बोला जाता है? डक बिल प्लेटिपस। शाबाश, डक बिल प्लेटिपस। मैं रिपीट कर रहा हूं भाई, हमारी एनसीईआरटी में डक बिल प्लेटिपस ही एक एग्जाम्पल दिया गया है जो एग लेइंग मैमल है। लेकिन इसके अलावा मैंने एक और इसमें ऐड किया है, इकिडनास। इसको कॉमनली बोला जाता है सुपाइनी एंड ईटर। शाबाश, ये दूसरा है। कौन सा? ये ओविपैरस मैमल्स में आएगा जो एग लेइंग मैमल्स होंगे। नंबर 1 ऑर्निथोरिंकस, जिसको हम बोलते हैं प्लेटिपस या डक बिल प्लेटिपस, क्योंकि अगर आप बच्चे इसका ये बिल देखेंगे ना, यहां पे
ये देखो, क्या आपको लग रहा है ये बिल जो है ये बर्ड्स की बिल जैसा है, डक की बिल जैसा है? जैसे डक के पास बिल होता है वैसा ही बिल आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, बीक दिखने को मिलेगा। तभी तो इसको बोला जाता है डक बिल प्लेटिपस, या सिंपली एनसीईआरटी में प्लेटिपस दिया गया है। दूसरा मैंने ऐड किया है इसमें इकिडनास सुपाइनी आंट ईटर्स इनको बोला जाता है, और ये किस में आ जाएंगे? ओविपेरस मैमल्स में। क्लियर? नंबर नेक्स्ट, अब आ जाते हैं जो हमारे जनरल मैमल्स होते हैं, जो एक्चुअली विविपेरस होते हैं, डायरेक्ट बर्थ देते हैं अपने बच्चों को, तो भाई उनको हमने क्या नाम दिया? विविपेरस एनिमल्स। सबसे पहली विविपेरस एनिमल्स में हम बात करेंगे किसकी? शाबाश बच्चों, पैंथेरा लियो। देखिएगा पैंथेरा लियो, भाई पैंथेरा इसका जीनस है, स्पीशीज लियो दी गई है, तो पैंथेरा लियो को हम कॉमनली क्या नाम बोलते हैं? लाइन। शाबाश, इट इज कॉमनली नोन एज लाइन। ठीक है ना भाई? तो लाइन की बात करेंगे, कॉमनली नोन एज लाइन। शाबाश, पैंथेरा लियो इज कॉमनली नोन एज लाइन। गेटिंग? नंबर नेक्स्ट, पैंथेरा टाइग्रिस, जीनस सेम रहेगा पैंथेरा, और स्पीशीज चेंज हो रही है टाइगर की, तो पैंथेरा टाइग्रिस को हम क्या नाम बोलते हैं? कॉमनली नोन एज टाइगर। इट इज कॉमनली नोन एज टाइगर। नंबर नेक्स्ट, बेलेनाप्टेरा, जो मैंने ऊपर बात करी थी कि जब हमने हैबिटेट को पढ़ा था कि कुछ मैमल्स पानी में भी मॉडिफाई हो गए और पानी में रहते हैं, उसी में हमारा बेलेनाप्टेरा आएगा, जिसको हम नाम क्या देते हैं? बिल्लू व्हेल। शाबाश, तो बिल्लू व्हेल बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये फिश है, भाई बिल्लू व्हेल मैमल है, ये हमारी तरह है, ये मैमल है, तो बेलेनाप्टेरा बिल्लू व्हेल। नंबर नेक्स्ट, डेल्फिनस, कॉमनली नोन एज कॉमन डॉल्फिन, तो ये हमारी डॉल्फिन रहेगी, कॉमन डॉल्फिन। नंबर सेकंड, एक्वस, एक्वस को हम नाम देते हैं हॉर्स, है ना? इसी तरीके से फिलीज, फिलीज हम कैट को बोलते हैं। इसी तरीके से रैटस, भाई रैटस हम रैट को नाम देते हैं। और उसके बाद कैमलस, भाई कैमलस हम नाम किसको देते हैं? कैमल को, है ना? नंबर नेक्स्ट, एलेफस, भाई एलेफस हम नाम देते हैं एलिफेंट को, एलिफेंट। एंड नंबर नेक्स्ट, कैनिस, भाई कैनिस फैमिलियरिस स्पीशीज, कैनिस फैमिलियरिस डॉग को बोला जाता है। कैनिस हम किसको नाम देते हैं? कैनिस हम डॉग को नाम देते हैं, कैनिस डॉग हो गया। मैकाका मंकी को बोलते हैं, मंकी को बोलेंगे। और टीरोपस फ्लाइंग फॉक्स को बोलते हैं, फ्लाइंग फॉक्स को बोलते हैं। यहां तक समझ आई बात? आर यू गेटिंग? नंबर नेक्स्ट, यहां पे डायग्राम्स हमारी देख लीजिएगा भाई, अगर आप अपनी डायग्राम्स को देखेंगे जो एनसीईआरटी ने दी है, नंबर 1 जो है ये हो गया हमारा ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस आर डकबिल प्लेटिपस। नंबर सेकंड यहां देख सकते हैं आप, नंबर सेकंड पे आप देखेंगे मैक्रोपस। अच्छा बच्चे, यहां पे अगर आप देखेंगे मैक्रोपस, ये थोड़ा सा नीचे गया है, तो मैं इधर लिखूंगा इसका साइंटिफिक नेम भी, मैक्रोपस। मैक्रोपस भाई हम किसको बोलते हैं? भाई कंगारो को बोलते हैं, कंगारो। तो ये हो गया हमारा मैक्रोपस कंगारो। उसके बाद ये हो गया टीरोपस फ्लाइंग फॉक्स जिसकी हमने बात करी थी, और ये हो गया हमारा बेलेनाप्टेरा बिलू व्हेल। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे ये सारी चीजें हमारे मैमलिया के बारे में। आपको बात समझ आ रही ना? नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर, सॉरी नंबर नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे। तो अब अगर आप देखेंगे बच्चे, इस तरीके से हमने किंगडम एनिमलिया के सारे फाइलाज को और उसके सारे क्लासेस को डिस्कस किया। अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा एक रिवीजन हम करेंगे बैक टू द लेक्चर नंबर 1, जहां पे हमने पढ़ा था सबसे पहले पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकेनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कार्डेटा। तो कार्डेटा को फिर हमने डिफरेंट कैटेगरीज की थी। कार्डेटा को हमने क्लासिफाई किया था, हमने पढ़ा था उसमें 3 टाइप्स, पहले हमने 3 कैटेगरीज दिए थे, जैसे आपने पढ़ा यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सेफलोकॉर्डेटा, इनवर्टेब्रेटा। फिर वर्टेब्रेटा को इंटर हमने क्लासिफाई किया था एग्नाथा एंड नेथोस्टोमेटा। एग्नाथा में आपने क्लास साइक्लोस्टोमा पढ़ा। फिर नेथोस्टोमेट्स में आपने पढ़ा था पाइसिस एंड टेट्रापोड्स। पाइसिस में आपने कॉन्ड्रिक्थियस एंड ऑस्ट्रिक्थियस क्लास पढ़ा। फिर आपने टेट्रापोडा में पढ़ा एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एवस एंड मैमल्स। और इस तरीके से हमने मैमल्स तक पूरे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया। अब हमारी एनसीईआरटी में एक जनरलाइज्ड टेबल दिया गया है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स को डिस्कस करके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको हमने बनाया था पहले ही लेक्चर्स में, पूरी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को देके
पूरे किंगडम एनिमलिया को क्लासिफाई करने की कोशिश की गई है। यानी इसका मतलब हुआ हमने आज तक जितना भी एनिमल किंगडम में पढ़ा है, जितने भी कैरेक्टर्स को पढ़ा है, उन कैरेक्टर्स को हम हर किसी फाइलम में यहाँ पे पढ़ेंगे। बात समझ आ रही ना? तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके लिए एक रिवीजन रहेगा कि अगर आपको याद होगा बच्चे, सबसे पहले हम फाइलम उसको ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको याद होना चाहिए हमारे पास जो किंगडम एनिमलिया है इसमें मोर और लेस 35 फाइलाज होते हैं, जिसमें से 11 मेजर फाइलाज होते हैं जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। और उन 11 मेजर फाइलाज को अगर आपको याद होगा, मैंने एक एक्रोनिम बनाया था कि कैसे हम इन एनिमलिया को, किंगडम एनिमलिया को, इसके के सारे फाइलाज को याद रखेंगे। तो बच्चे मैं रिपीट करना चाहूंगा यहाँ पे ताकि हमें एक रिवीजन हो। वो सारा एक्रोनिम जो था वो क्या था? वो था पेरेंट्स, शाबाश, पेरेंट्स कैन, फिर एक एक्स्ट्रा सी था, बस, पेरेंट्स कैन पे एब्सोल्युटली एनीथिंग एंड मोल्ड एवरी हंग्री चाइल्ड। जरा बच्चे देखो, पेरेंट्स कैन पे एब्सोल्युटली एनीथिंग एंड मोल्ड एवरी हंग्री चाइल्ड। तो इस तरीके से हर किसी वर्ड का पहला पहला अल्फाबेट रिप्रेजेंट करेगा हमारे फाइलम्स को। यहां तक बात समझ आ रही है? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकिनोडर्मिटा, हेमिकार्डेटा एंड कार्डेटा। तो ये हो गया हमारे 11 मेजर फाइलम्स। क्लियर? अब हमारी एनसीईआरटी ने सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो बेसिस जो है दैट इज नंबर 1, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो बच्चों, जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात आ जाएगी तो हमने पढ़ा हुआ है पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। उसके बाद प्लेटिहेल्मिंथेस में हमारी एनसीईआरटी ने प्लेटिहेल्मिंथेस के नीचे लिखा हुआ है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर आप इस टेबल को देखेंगे भाई, वहां पे मैंने पढ़ाया भी था कि इनमें लिखा हुआ है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देख लो भाई, मैं फिर से कह रहा हूं, प्लेटिहेल्मिंथेस को जाके देखो, वहां पे प्लेटिहेल्मिंथेस का जो हमारी एनसीईआरटी पे लिखा गया है कि उधर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल दिया गया, लेकिन इधर टेबल में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने प्लेटिहेल्मिंथेस में पढ़ा हुआ है बच्चों कि जब हम प्लेटिहेल्मिंथेस को देखते हैं, जब हम प्लेटिहेल्मिंथेस को इसके ऊपर जो बाकी फाइल आ जाए, यानी प्लेटिहेल्मिंथेस के बाद जब एस्केल्मिंथेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कार्डेटा तक जो ये सारे फाइलाज आ जाएंगे, इनमें बच्चे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखने को मिलेगा। लेकिन जब आप इस प्लेटिहेल्मिंथेस को देखेंगे, इनमें आप देखेंगे एक या दो सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, याद रखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा लेकिन इनकम्प्लीट होगा। नर्वस सिस्टम होगा, तो सिस्टम तो है ना। इसीलिए बच्चे मैं कहता हूं, अगर मैं इस प्लेटिहेल्मिंथेस को इनके कंपैरिजन में देखूं तो इनके कंपैरिजन में इसको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल्यूलर लेवल, यहाँ पे टिश्यू लेवल, लेकिन यहां आप देखोगे ऑर्गन सिस्टम भी दिखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। लेकिन जब मैं इसी प्लेटिहेल्मिंथेस को इनके कंपैरिजन में देखता हूं तो भाई उधर क्या होता है, इन सारों में ऑर्गन सिस्टम होता है, लेकिन इसमें दो ऑर्गन सिस्टम दिखने को मिलेंगे। तो इनके कंपैरिजन में इसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, और इनकी कंपैरिजन में इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए एनसीईआरटी ने उधर लिखा हुआ है प्लेटिहेल्मिंथेस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज उधर तो ऑर्गन सिस्टम्स एक या दो दिखने को मिलते हैं। तो इसलिए जनरली जो देखा गया है उनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, लेकिन कहीं कहीं पे जब हम देखेंगे इनके कंपैरिजन में इनमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। तो बच्चों यहां तक समझ आई बात। नंबर नेक्स्ट, उसके बाद एस्केल्मिंथेस से लेकर कार्डेटा तक सारों में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? नंबर नेक्स्ट, सिमेट्री की बात करेंगे। देखो बच्चों, जब हम सिमेट्री की बात करेंगे, हमने पढ़ा था सिमेट्री क्या होती है, तो हमने बोला था व्हेन द प्लेन ऑफ डिवीजन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स, भाई उस बॉडी को हम नाम देते हैं सिमेट्रिकल बॉडी। अब अगर प्लेन ऑफ डिवीजन बॉडी के सेंट्रल एक्सिस के थ्रू पास होके बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं करता है, तो उसको हमने नाम दिया था एसिमेट्रिकल। तो अगर आप यहां पे आ जाएंगे, हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि पॉरीफेरा में जो सिमेट्री होती है वो वेरियस होती है। व्हाट डज वेरियस मीन? तो हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे जो पॉरीफेरा होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, याद रखिएगा, जनरली दे आर एसिमेट्रिकल।
शाबाश। मोस्टली क्या होते हैं ये, मोस्टली क्या होते हैं सर, ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, रिमेंबर, शाबाश, मोस्टली दे आर एसिमेट्रिकल, एक्सेप्ट वहां पे हमने पढ़ा था साइकान प्लस ल्यूकोसोल्निया, ल्यूकोसोल्निया, याद रखिएगा। तो मैंने कहा पॉरिफेरन्स में क्या होता है, जनरली दे आर एसिमेट्रिकल, वहां पे हमने एक्सेप्शन पढ़ा था साइकान एंड ल्यूकोसोल्निया, जो दोनों क्या होते हैं, जो दोनों होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल, शाबाश। साइकान एंड ल्यूकोसोल्निया दो एक्सेप्शंस आती हैं हमारे पॉरिफेरन्स में जो रेडियली सिमेट्रिकल है, बाकी सारे पॉरिफेरन्स जो है वो ऑलमोस्ट एसिमेट्रिकल होते हैं। तभी तो हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है वेरियस, वेरियस मींस कुछ एसिमेट्रिकल होंगे और कुछ इसमें से सिमेट्रिकल, जिनमें भी हमने साइकान और ल्यूकोसोल्निया देखा रेडियली सिमेट्रिकल होता है। आर यू गेटिंग? नंबर नेक्स्ट, उसके बाद आ जाएगा हमारा सीलेंट्रेटा एंड टेनोफोरा, भाई रेडियली सिमेट्रिकल होता है। तो रेडियली सिमेट्रिकल मैंने उस दिन बोला था कि रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब हो गया जब प्लेन ऑफ डिवीजन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइडिंग द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स इन एनी डायरेक्शन। आप ऐसे करो दो इक्वल हिस्से, आप ऐसे करो दो इक्वल हिस्से, आप ऐसे करो दो इक्वल हिस्से हो जाएंगे, तो भाई वो आ जाएगा हमारा रेडियल सिमेट्रिकल में, कहां पे, टेनोफोरा में। उसके बाद प्लेटिहेल्मिन्थेस, भाई प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर बराबर कॉर्डेटा तक सारे के सारे बाइलेटरल होते हैं। बाइलेटरल का मतलब हो गया जब प्लेन ऑफ डिवीजन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड्स द एनिमल बॉडी इनटू टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स। जैसे आप कॉर्डेट्स को, मैमल्स को, भाई आप ऐसे यहाँ पे एक प्लेन ऑफ डिवीजन डालो, राइट एंड और लेफ्ट साइड बनेगा, तो ये हो गया रेडियल सॉरी बाइलेटरल सिमेट्री, दो इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप देखो बच्चों, प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर बराबर कॉर्डेटा तक सारे के सारे बाइलेटरल एक्सेप्ट आवर इकाइनोडर्मेटा, ये देखिएगा, शाबाश, एक्सेप्ट आवर इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा में क्या है, तो भाई इकाइनोडर्मेटा में हमारी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि इकाइनोडर्मेटा में जो अडल्ट होता है, शाबाश, इकाइनोडर्मेटा में जो हमारे अडल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं सर, अडल्ट्स आर रेडियल, अडल्ट्स आर रेडियल। लेकिन इसका जो लार्वा होता है, इसका जो लार्वा होता है, भाई इनके लार्वे बाइलेटरल होते हैं, शाबाश, लार्वे क्या होते हैं, बाइलेटरल। बस ये याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि अगर आप देखेंगे एस्केल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक सारे के सारे बाइलेटरल होते हैं एक्सेप्ट इकाइनोडर्मस। तो इकाइनोडर्मेटा में अडल्ट क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होती है उसकी, और जो इसका लार्वा होता है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। यहां तक समझ आई बात? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो पूछा जाता है। मूविंग टू द नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज सीलोम। देखो बच्चों, जब हम सीलोम की बात करते हैं, व्हाट इज सीलोम, तो भाई हमने पढ़ा हुआ है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, सीलोम एक ऐसी बॉडी कैविटी होती है, सीलोम इज अ बॉडी कैविटी व्हिच इज लाइन्ड बाय मेसोडर्म, जो मेसोडर्म से लाइन होगी। तो हमने पढ़ा हुआ था सीलोम की बेसिस पे हमारे पास जो एनिमल्स हैं, कुछ एसिलोमेट्स होंगे, कुछ सीलोमेट्स होंगे, सीलोमेट्स में भी कुछ सीडोसीलोमेट्स होंगे जिनमें मेसोडर्म होगा। लेकिन भाई मेसोडर्म उस बॉडी कैविटी को क्या नहीं करेगा, लाइन नहीं करेगा, बट मेसोडर्म मॉडिफाई हो जाती है इनटू पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स। तो उस सीलोम को हमने नाम दिया था सीडोसीलोम, है ना, जो एस्केल्मिन्थेस में दिखने को मिलता है। उसके बाद एस्केल्मिन्थेस के आगे जितने भी फाइलास होते हैं वो यूसीलोमेट्स होते हैं, ट्रू सीलोमेट्स होते हैं। फिर इंटर्न यूसीलोमेट्स हमने पढ़े हैं, दो टाइप के होते हैं, शाइजोसीलोमेट्स एंड एंटेरोसीलोमेट्स। भाई शाइजोसीलोमेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें सीलोम बनता कैसे है, बाय द सुप्लेटिंग ऑफ मेसोडर्म। एंटेरोसीलोमेट्स ऐसे होते हैं जिनमें सीलोम बनता कैसे है, बाय द आउट पॉकेटिंग ऑफ द एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, है ना। तो डिस्कस करेंगे भाई सीलोम के बारे में। सबसे पहले आप देखो बच्चे, पॉरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टेनोफोरा, तीनों में सीलोम नहीं होगा, दैट मींस इसमें भी एब्सेंट, इसमें भी एब्सेंट, इसमें भी एब्सेंट। क्यों होगा भाई, सीलोम बनने के लिए मेसोडर्म का होना जरूरी है। इधर देखो पॉरिफेरा में कोई जर्मिनल लेयर नहीं होती है। आप देखो सीलेंट्रेटा और टेनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दो ही लेयर्स होते हैं, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, मेसोडर्म होता ही नहीं है, तो सीलोम का कंसेप्ट ही नहीं होगा। तो दैट मींस अगर मैं लिखूंगा इन तीन में, किसमें, पॉरिफेरा में एब्सेंट होता है तो एसिलोमेट, है ना, एसिलोमेट, ये भी क्या होगा, एसिलोमेट, ये भी क्या होंगे सर, ये भी एसिलोमेट होंगे। आर यू गेटिंग? लेकिन अब देखो बच्चे, प्लेटिहेल्मिन्थेस, भाई प्लेटिहेल्मिन्थेस पहला ऐसा फाइलम है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हुआ सर, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब हुआ इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म भी है। भाई मेसोडर्म प्रेजेंट है, तो मेसोडर्म अगर प्रेजेंट है सीलोम तो होना चाहिए,
लेकिन आप याद करो जब हमने प्लेटिहेल्मिन्थेस को पढ़ा हुआ है तो हमने उधर लिखा था कि प्लेटिहेल्मिन्थेस में 3 जर्म लेयर्स होते हैं, लेकिन इनका मेसोडर्म सॉलिड होता है। क्या होता है? मेसोडर्म सॉलिड होता है, जिसकी वजह से मेसोडर्म सुप्लिट ही नहीं होता है, तो सीलोम ही नहीं होता है। इसीलिए आप याद रखेंगे कि प्लेटिहेल्मिन्थेस में भी क्या होता है? सीलोम एब्सेंट होता है। तो मैं लिखूंगा प्लेटिहेल्मिन्थेस भी एस्सीलोमेट्स होते हैं। एस्सीलोमेट्स क्यों होते हैं? बिकॉज जो मेसोडर्म होता है, मेसोडर्म क्या होता है सर? मेसोडर्म सॉलिड होता है। इनमें मेसोडर्म क्या होता है? सॉलिड होता है, जो ब्रेक ही नहीं होता है, जो सुप्लिट ही नहीं होता है, जिसकी वजह से सीलोम नहीं बनता है। इसीलिए अगेन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि आपको लगेगा कि नीचे दिया गया है प्लेटिहेल्मिन्थेस, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है, मेसोडर्म है, आपको लगेगा सीलोम भी होगा, लेकिन बच्चे इनमें सीलोम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इनका जो मेसोडर्म होता है वो सॉलिड होता है। याद रखेंगे। नंबर नेक्स्ट पॉइंट एस्केल्मिन्थेस। बच्चों एस्केल्मिन्थेस, पोरिफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्सीलोमेट्स। एंड उसके बाद एस्केल्मिन्थेस जो आता है भाई, इनमें सीलोम होगा, लेकिन सीलोम जो है वो प्रेजेंट होगा, उसमें जो मेसोडर्म होगा वो मॉडिफाई होगा इनटू पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स। इसीलिए वहां पे सीलोम जो होगा वो सीडोसीलोम होगा। आपको बात समझ आ रही है? तो इनमें क्या होगा? सीडोसीलोम। यहां तक बात समझ आई? उसके बाद एनालिडा से लेकर आगे तक, एनालिडा से बराबर कॉर्डेटा तक बच्चों सारे के सारे सीलोमेट्स होंगे, यानी ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगा। आर यू गेटिंग? अब अगर ट्रू सीलोम प्रेजेंट है तो मैंने पढ़ाया हुआ है कि सीलोम 2 तरीके से बनता है। Either it will be formed by the splitting of mesoderm or it will be formed by the outbucketing of the embryonic endoderm। बात समझ आ रही है? तो जिन एनिमल्स में, जिन फाइलाज में मेसोडर्म सुप्लिट होता है, सीलोम बनता है, भाई उनको हम बोलते हैं शाइजोसीलोमेट्स। यानी सीलोम फॉर्म्ड बाय द सुप्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म is known as schizosylum, while as coelom formed by the outbucketing of the embryonic endoderm is known as enterocoelom। इसीलिए बच्चे मैंने उधर भी पढ़ाया था, आपको एक ट्रिक याद रखनी है, आम AAM, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। देखो यहां तक एस्केल्मिन्थेस तक आ गया सीडोसीलोम। उसके बाद ये देख लीजिएगा भाई, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, ये 3, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। भाई ये तीनों के तीनों जो है ये क्या होंगे सर? ये तीनों के तीनों होंगे शाइजोसीलोमेट्स। तो कौन कौन शाइजोसीलोमेट आ गया सर? शाइजोसीलोमेट्स में एनालिडा AAM, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का आएगा। शाइजोसीलोमेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें सीलोम बनता है बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। समझ आ रही है बात? नंबर नेक्स्ट। उसके बाद एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये 3 जो रहते हैं, ये वाले 3, लास्ट वाले 3, भाई इनमें सीलोम कैसे बनता है सर? इनमें सीलोम बनता है बाय द आउटपकेटिंग ऑफ द एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, जिसको हम नाम देते हैं एंटीरोसीलोमेट्स। एंटीरोसीलोमेट्स यानी इनमें एंटीरोसीलोम दिखने को मिलेगा। इनमें शाइजोसीलोमेट्स में इनमें शाइजोसीलोम होगा, इसमें एस्केल्मिन्थेस में सीडोसीलोम होगा, और उसके बाद प्लेटिहेल्मिन्थेस में सीलोम एब्सेंट होगा डिस्पाइट हैविंग द 3 जर्म लेयर्स। मेसोडर्म प्रेजेंट है लेकिन तब भी एब्सेंट है। और उसके आगे जब आप देखेंगे वो तो या डिप्लोब्लास्टिक होंगे या वो शाबाश सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी, और उधर बनता ही नहीं है सवाल कि उनमें सीलोम होगा। बात समझ आ रही है बच्चे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सीलोम के बारे में। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, सेगमेंटेशन। चलो बच्चों, एक और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जहां पे हमने किंगडम एनिमलिया को सेगमेंटेशन की बेसिस पे डिवाइड किया था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था उधर सेगमेंटेशन क्या होता है भाई, ये था रिपीटेटिव डिवीजन जो होती है बॉडी में, रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन्स, है ना। तो वहां पे बॉडी के पार्ट जो है वो रिपीटेड यूनिट्स में रिपीट हो रहे हैं, और उसको हमने नाम दिया था क्या? बॉडी सेगमेंटेशन। क्या बॉडी सेगमेंटेशन हर एनिमल में होता है? नहीं होता है भाई। अगर हर एनिमल में होता फिर ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं बनता, है ना। तो अब हम देखेंगे, देख लीजिएगा, जब हम सेगमेंटेशन की बात करेंगे तो बच्चों बराबर आप देखिएगा, फाइलम पोरिफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस एंड एस्केल्मिन्थेस। भाई एस्केल्मिन्थेस में कोई भी सेगमेंटेशन आपको नहीं दिखेगी, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे सेगमेंटेशन में सबसे पहले आप एनालिडा को देखेंगे, ये वाला एनालिडा।
देखो बच्चों, जब हमने सेगमेंटेशन पढ़ी तो हमने उसको बोला था मेटामेरिक सेगमेंटेशन, है ना। तो सेगमेंट उसको मेटामियर्स हमने बोला था। अगर आपको याद होगा, अर्थवर्म की बॉडी के ऊपर रिपीटेड यूनिट्स होते हैं जिनको हमने सोमाइट्स एंड मेटामियर्स बोला था। तो भाई उसी सेगमेंटेशन को हमने नाम दिया मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो अब अगर आप देखेंगे हमारी एनालिटिड्स जो है इनमें प्रेजेंट है। तो एनालिटिड्स में जो सेगमेंटेशन होती है वो बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल होती है। तो मैं लिखूंगा एनालिटिड्स में जो हमारी सेगमेंटेशन होती है, भाई वो सेगमेंटेशन क्या होती है सर, वो बोथ, शाबाश, सेगमेंटेशन क्या होगी सर, सेगमेंटेशन इंटरनल, एक सेकंड कलर चेंज करता हूं मैं भाई, शाबाश, सेगमेंटेशन क्या होगी सर, सेगमेंटेशन इंटरनल और क्या होगी एक्सटर्नल, शाबाश शाबाश। क्या एनालिडा में जो सेगमेंटेशन होगी प्रेजेंट है सर, अंदर से भी सेगमेंटेड बॉडी है, बाहर से भी है। उसके बाद आर्थ्रोपोडा, बच्चों आर्थ्रोपोडा में भी प्रेजेंट है, लेकिन इनमें खाली जो है ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। उसके बाद बच्चे मोलस्क में एब्सेंट होती है, और आप देखेंगे हेमिकॉर्डेटा में एब्सेंट होती है, और कार्डेटा में लेकिन बच्चों प्रेजेंट होती है। हमारे केस में प्रेजेंट है, लेकिन भाई हमारे केस में ओनली इंटरनल, शाबाश। क्या होती है, कॉर्डेट्स में ओनली इंटरनल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे सेगमेंटेशन की बेसिस पे, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज एब्सेंट होती है। एनालिटिड्स में बोथ इंटरनल एक्सटर्नल होती है, आर्थ्रोपोडा में एक्सटर्नल होती है, मोलस्का में एब्सेंट होती है, और उसके बाद हेमिकॉर्डेट्स में एब्सेंट होती है, और कार्डेट्स में बच्चों क्या होती है, इंटरनल सेगमेंटेशन होती है। नंबर नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट होता है। देखो बच्चों, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम इन केस ऑफ पॉरिफेरस एब्सेंट होगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। लेकिन जब आप देखेंगे सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, ध्यान से सुनिएगा, प्लस प्लेटिहेल्मिन्थीज, इन तीनों केसेस में आप देखेंगे भाई यहां से लेकर ये सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटिहेल्मिन्थीज, इनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। याद करो जब हमने पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, हमने बोला था इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम की एक ही ओपनिंग होती है, और वो ओपनिंग एक्ट करेगी बोथ माउथ एज वेल एज एनस, है ना बच्चे। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एक और नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं इसको हम नाम क्या देते हैं भाई, इसको नाम देते हैं हम ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, शाबाश, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। व्हाट इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब होता है कि इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो एक ठेला जैसा होगा, सैक लाइक होगा, और उसकी ओपनिंग एक होगी ऊपर से जहां से फूड आएगा और एक्सक्रीटरी मटेरियल भी बाहर जाएगा, और वही सेम ओपनिंग एक्ट करेगा एज माउथ एज वेल एज एनस, और उसी को हम नाम देते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। आर यू गेटिंग? नंबर नेक्स्ट, उसके बाद आप देखो बच्चों, एस्केहेल्मिन्थी से लेकर बराबर कार्डेटा तक, भाई इनके पास क्या रहता है सर, इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है जहां पे दो ओपनिंग्स होती है। अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम आप देखेंगे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऊपर से एक ओपनिंग माउथ एक्ट करेगी, नीचे से एक ओपनिंग एक्ट करेगी एनस, तो भाई इसको हम नाम क्या देंगे, इसको हम नाम देंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो किसमें पाया जाता है, एस्केहेल्मिन्थी से लेकर कार्डेटा तक। तो इसको हम एक और नाम देते हैं ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप देखेंगे हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, एलिमेंट्री कनाल है, भाई वो एक ट्यूब कंसिडर करो, और वो एक और ट्यूब के अंदर है हमारी बॉडी वॉल के अंदर, बॉडी का जो ये ट्यूब है, यानी ये कंसिडर करो बॉडी का वॉल, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसी पाइप के अंदर दूसरी पाइप हमारी एलिमेंट्री कनाल, तो हो गया ना ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। तो इसको हम नाम देते हैं ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान, जिसके पास दो ओपनिंग्स होती है, एक होती है माउथ ओपनिंग और दूसरी होती है एनल ओपनिंग। तो इसी को हम नाम देते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बात समझ आ रही है? नंबर नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम। अगेन हमने पढ़ा हुआ है बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो एक एनिमल की बॉडी होती है उसके अंदर जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है, चाहे वो ब्लड हो, लिम्फ हो, जो भी हो, तो भाई वो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, यानी टुवर्ड्स द सेल्स न्यूट्रिएंट्स को लेके जाएगा, ऑक्सीजन को लेके जाएगा, या सेल से बाकी हार्मफुल वेस्ट निकाल के ले आता है। तो दैट मीन्स हमारी जो एनिमल्स है इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमने पढ़ा हुआ है वो दो टाइप का होता है। नंबर वन, इट कैन बी
ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और इट कैन बी क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने देखा जो बॉडी फ्लूइड होता है वो ओपन बॉडी कैविटीज, जिनको हमने नाम दिया था साइनेसिस और लेक्यूनी, उनके अंदर बॉडी कैविटीज में वो डायरेक्टली ड्रेन करेगा बॉडी के ऑर्गन्स को। लेकिन क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है या जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है वो क्लोज्ड ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के थ्रू सर्कुलेट करता रहता है। तो इसी की बेसिस पे क्या एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है कि क्लोज्ड, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉरीफेरा में एब्सेंट होगा डेफिनेटली, सीलेंट्रेटा में एब्सेंट होगा, टिनोफोरा में एब्सेंट होगा, प्लेट हेलमिंथीज में एब्सेंट होगा और एसके हेलमिंथीज में एब्सेंट होगा। बिकॉज यहां तक आप देखेंगे इन सारे फाइलाज में सर्कुलेटरी सिस्टम ये होता है, एब्सेंट होता है, बिकॉज वहां पे चीजें डिफ्यूजन के थ्रू मूवमेंट करती रहती है। लेकिन जब आप बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, सबसे पहले अगर आप देखेंगे एनालिडा में होता है। एनालिडस में सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है। सर एनालिडस में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना भाई वो क्लोज्ड टाइप का होता है। शाबाश, क्लोज्ड टाइप का होता है। लेकिन मैंने पढ़ाया हुआ है इसमें एक एक्सेप्शन आती है जो पूछा जाता है, एक्सेप्ट किसके बगैर क्लोज्ड होता है, एक्सेप्ट लीच। ये आप याद रखेंगे अगेन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि एनालिटिक्स में जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप का रहता है एक्सेप्ट लीच हेरिडिनेरिया, जिसको हमने बोला था ब्लड सकिंग लीच, हेरिडिनेरिया लीच, उसमें ओपन टाइप रहता है। हर एनालिटिक्स में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा एक्सेप्ट लीच। नंबर नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा। भाई आर्थ्रोपोडा में ओपन टाइप होता है ना। अगर आपको याद होगा मैंने बोला था कि आर्थ्रोपोड्स में डार्सली एक मेन आर्टरी होती है जिसको हार्ट कंसीडर किया जाता है, जो कि एक्चुअली हार्ट होता नहीं है, तो वो डार्सली प्रेजेंट रहता है और वो बॉडी के आगे जाके फिर वहां पे ओपन होता है और ब्लड को ड्रेन करता है, फिर ब्लड बॉडी कैविटी के थ्रू वापस आता है, फिर उसी आर्टरी के थ्रू वापस जाता है, यानी उनमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नंबर नेक्स्ट मोलस्कस में भी भाई ओपन टाइप होता है। उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, इनमें क्या होता है, इनमें भी तो ओपन टाइप का ही होता है, ओपन टाइप का होता है। नंबर सेकंड हेमिकार्डेट्स, इनमें भी क्या होता है, लेकिन यहाँ पे बच्चों हम मोलस्कस में एक एग्जांपल पढ़ेंगे। मोलस्कस में हम यहाँ पे मोलस्कस में मैं कुछ डिस्कशन करना चाहूंगा एक पॉइंट का, ये देखिएगा। देखो बच्चों जो हमारे मोलस्कस है ना भाई, मोलस्कस में भी ओपन टाइप का होता है। क्या होता है, ओपन टाइप। लेकिन यहां पे भी एक एक्सेप्शन आपको याद रखनी पड़ेगी, एक्सेप्ट किसके बगैर, एक्सेप्ट सेफलोपोडा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट सेफलोपोडा। सेफलोपोडा भाई सेफलोपोडा एक ऑर्डर आता है मोलस्कस में जिनमें हेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलता है। मिसाल के तौर पर ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को जानते हैं ना, तो भाई ऑक्टोपस जो है ये सेफलोपोडा में आता है। तो इनमें क्या होता है, इनमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, लेकिन बाकी सारे मोलस्कस में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, याद रखिएगा। तो एनालिटिक्स में क्लोज टाइप एक्सेप्ट लीच। उसके बाद आपने पढ़ा मोलस्कस में क्या होता है, ओपन टाइप एक्सेप्ट सेफलोपोडा जिसमें क्लोज टाइप होगा। और उसके बाद बचे हमारे इकाइनोडर्मेटा ओपन टाइप, हेमिकार्डेटा में भी ओपन टाइप, और उसके बाद बच्चों हमारा जो कार्डेटा है इसमें क्या होता है सर, इसमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बात समझ आ रही ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चे फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और आप इनको याद रखेंगे। क्लियर। मूविंग टू द नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या रेस्पिरेशन होती है एनिमल्स में, डेफिनेटली। तो बच्चों हमने देखा है कि रेस्पिरेशन जो होता है वो डिपेंड करता है कि एनिमल का हैबिटेट क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। अब कहीं पे आपने देखा था कि लंग्स से रेस्पिरेशन होता है टेरिस्ट्रियल कंडीशन पे, कहीं पे आपने देखा गिल्स पानी के अंदर, कहीं पे बुक लंग्स आपने पढ़ा, कहीं पे बुक गिल्स आपने पढ़ा है ना, कहीं पे गिल्स टिनिडिया आपने मोलस्कस में पढ़ा, एक्वेटिक मोलस्कस में। तो कुल मिला के हमने पढ़ा हुआ है पूरे एनिमल किंगडम में कि रेस्पिरेशन डिपेंड करेगा कि एनिमल का हैबिटेट कैसा है। क्लियर। तो डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों यहां तक आपको पहले ही मिलेगा कि एब्सेंट होता है। कहां तक बच्चों, सबसे पहले एनालिटिक्स तक आप देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट रहता है, क्योंकि जो रेस्पिरेशन का काम होता है गैसोस एक्वेशन मान के चलो इसका होता है। तो इन केसेस में, इन सारे एनिमल्स में यहां तक जहां तक एब्सेंट होता है वहां पे जो गैसोस एक्वेशन होता है वो थ्रू जनरल बॉडी सरफेस ही होता है। क्लियर। नंबर नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे एनालिटिक्स में, यहां पे बात करेंगे बच्चों आर्थ्रोपोडा में। सबसे पहले आर्थ्रोपोडा याद करो बच्चों, आर्थ्रोपोडा अब आपने पढ़ा था आर्थ्रोपोडा मोस्ट अबंडेंट फाइलम है, सबसे अबंडेंट फाइलम अगर आप एनिमल किंगडम में देखेंगे वो हमारा आर्थ्रोपोडा है, बिकॉज 2/3 स्पीशीज इसमें पाई जाती है। तो आर्थ्रोपोडा का जो हैबिटेट भी है ना बच्चे वो भी वेरिएबल है, वो भी बहुत ही वास्ट है। आप देखेंगे कुछ आर्थ्रोपोड्स पानी के अंदर रहते हैं,
कुछ एयर में रहते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल कंडीशंस पे रहते हैं। तो हमने पढ़ा था आर्थ्रोपोड्स में जो रेस्पिरेशन होती है किसी में गिल्स के थ्रू होती है। जैसे आपने पढ़ा था एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, किसी में आपने देखा बुक गिल्स से होता है, जैसे आपने देखा लाइम्यूलस, कहीं पे आपने देखा था बुक लंग्स होते हैं, प्राण, स्कॉर्पियन, और कहीं पे आपने देखा जो जनरल होता है, जो टेरेस्ट्रियल ये होते हैं आर्थ्रोपोड्स, उनमें बच्चे ट्रैकियल रेस्पिरेशन होती है ना। तो इसलिए मैं इधर लिखूंगा कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं ये प्रेजेंट होता है इनका, इनमें क्या प्रेजेंट होता है सर, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। कैसे होता है सर, गिल से हो जाएगा, है ना, गिल्स के बाद बुक गिल्स से हो जाएगा, बुक गिल्स, उसके बाद बुक लंग से होता है, उसके बाद ट्रैकिया से होता है। यहां तक समझ आई बात, क्लियर बच्चों? ट्रैकियल रेस्पिरेशन को जो हमने पढ़ा था डिटेल में उधर टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे होता है, क्लियर। नंबर नेक्स्ट, मोलस्का। भाई मोलस्कन्स में भी क्या होती है, एक्वेटिक मोलस्कन्स में टेनिडिया, जिनको आपने पढ़ा था, टेनिडिया, ये भी गिल्स ही होती है जो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में काम करते हैं। उसके बाद बच्चों इकेनोडर्मेटा। भाई इकेनोडर्मेटा में रेस्पिरेशन कैसे होता है, भाई उनमें वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है। अगर आपको याद होगा वाटर वस्कुलर सिस्टम हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, जिसको हमने पढ़ा था एम्बुलेक्रल सिस्टम, वाटर वस्कुलर सिस्टम इनमें प्रेजेंट रहते हैं, जो किसमें हेल्प करेगा, जो हेल्प करेगा रेस्पिरेशन में। नंबर नेक्स्ट हमने बात करनी है, इकेनोडर्मेटा प्रेजेंट होता है, और लास्ट वाला बच्चे कार्डेटा में भी प्रेजेंट होता है। और कार्डेटा में जो हमने खुद को पढ़ा हुआ है उसमें आपने देखा होगा, वहां जनरली अगर आप देखेंगे कार्डेटा में रेस्पिरेशन जो होता है कहीं पे गिल से होता है, जैसे आप फिशेस को देखेंगे, और मेजॉरिटी ऑफ द केस में लंग से ही होता है ना। बात समझ आ रही है? और यहां तक हमने पढ़ा हुआ है कि रेस्पिरेशन कैसे एनिमल्स में होता है। नंबर लास्ट, डिस्टिंक्टिव फीचर्स। याद करो बच्चों, जब हमने किंगडम एनिमलिया का कोई भी फाइलम या क्लास पढ़ा, मैं हर फाइलम या क्लास के स्टार्टिंग में बोलता था भाई इनका जो नाम है वो एक ऐसे डिस्टिंक्टिव फीचर के ऊपर दिया गया है जो कैरेक्टर सिर्फ इसी फाइलम या ग्रुप में होगा। तो भाई इन्हीं डिस्टिंक्टिव फीचर्स को देखेंगे और देखेंगे हर किसी फाइलम में अपना अपना क्या क्या कैरेक्टर है। सबसे पहले फाइलम पॉरिफेरा। देखो बच्चे, पॉरिफेरा का नाम ही इसी के ऊपर है कि इनमें पोर्स होते हैं। याद करो बच्चे, इनकरंट पोर्स नोन एज ओस्टिया एंड एक्सकरंट पोर नोन एज ऑस्क्यूलम। उसके बाद इनमें कनाल सिस्टम भी प्रेजेंट था, जो हमने पढ़ा था साइकोनाइड, ल्यूकोनाइड, है ना, रेगान टाइप हमने पढ़ा था। तो याद करो बच्चों, बॉडी विद पोर्स एंड कनाल सिस्टम। कौन कौन सा पोर होता है सर, इनमें इनकरंट ओस्टिया होते हैं, इनकरंट ओस्टिया जिनसे पानी अंदर जाएगा, प्लस और क्या होता है सर, और होता है एक्सकरंट ओस्क्यूलम, एक्सकरंट ओस्क्यूलम जिससे पानी बाहर जाएगा। और इसके अलावा इनमें क्या होता है, कनाल्स होती हैं इनकी बॉडी की वाल के अंदर। बात समझ आ रही है ना, जो कनाल्स हेल्प करती हैं पानी को अंदर बाहर जाने में। बात समझ आ रही है? नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर, नंबर नेक्स्ट सीलेंट्रेटा। याद करो बच्चों, सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा का नाम हमने पढ़ा था, इनमें क्या होते हैं, नाइडोब्लास्ट्स, स्टिंगिंग सेल्स। तो इसलिए इनमें क्या होता है, नाइडोब्लास्ट्स आर प्रेजेंट, जिनको हम एक और नाम देते हैं स्टिंगिंग सेल्स, स्टिंगिंग सेल्स, जिनमें नाइडोसाइट होता था, जिसमें एक न्यूरोटॉक्सिन रहता है। बात समझ आ रही ना, तो इनमें क्या प्रेजेंट रहेगा, नाइडोब्लास्ट। नंबर सेकंड, टीनोफोरा। भाई टीनोफोरा अगेन नाम से पता चलता है कॉम्प्लेट बेयरिंग एनिमल्स। याद करो, जब हमने वो टीनोफोरा पढ़ा था तो हमने देखा था उनकी बॉडी के ऊपर 8 इक्विडिस्टेंट सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स होते हैं, जो सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स हेल्प किसमें करते थे, लोकोमोशन में हेल्प करते थे। तो 8 कॉम्प्लेट्स होते हैं इनके अंदर, तो मैं लिखूंगा 8 इक्विडिस्टेंट, 8 इक्विडिस्टेंट, 8 इक्विडिस्टेंट सीलिएटेड, सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स होते हैं, है ना, कॉम्प्लेट्स इनके पास होते हैं। आर यू गेटिंग? नंबर नेक्स्ट, प्लेटिहेल्मिन्थीज, नाम से पता चलता है, प्लेटिहेल्मिन्थीज फ्लैट वर्म्स। भाई ये डार्सोवेंट्रली फ्लैट होती है, जैसे आपने पढ़ा था फैशियोला, जैसे आपने पढ़ा था टीनिया। बात समझ आ रही ना, तो क्या होता है, फ्लैट बॉडी का मतलब क्या हुआ, ये डार्सोवेंट्रली, डार्सोवेंट्रली, डार्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं। प्लस अगर आपको याद होगा बच्चे, जब मैंने टीनिया का वो एग्जांपल दिखाया था, मैंने कहा था टीनिया या फैशियोला जो है ये दोनों एंडोपैरासाइट्स होते हैं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर, जैसे टीनिया हमारी बॉडी के अंदर रहता है,
फैशियोला शीप के इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, तो भाई इनके अंदर वहां पे कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है ना। तो ये क्या करते हैं, इनके पास क्या होते हैं, एक तो सकर्स होते हैं, दूसरे इनके पास क्या होता है, होल फाज लाइक स्ट्रक्चर, जहां से ये अटैच हो जाएंगे होस्ट की इंटेस्टाइनल वॉल के साथ, और जहां पे फिर ये उस न्यूट्रिशन को सक करेंगे, डाइजेस्टेड मटेरियल को सक करेगा थ्रू सकर्स। और इनके पास क्या होते हैं भाई, इनके पास सकर्स भी होते हैं। किस लिए, क्योंकि ये डाइजेस्टेड मटेरियल को सक करते हैं, क्योंकि इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता नहीं है। ये ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां इनके पास बना बनाई फूड रहता है ना, तो बस उनको वहां पे सक करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनके पास क्या होते हैं, सकर्स होते हैं। आर यू गेटिंग? नंबर नेक्स्ट पॉइंट, बात करेंगे एस्केहेलमिन्थेस को। देखो बच्चों, जब हमने एस्केहेलमिन्थेस की बात करी थी तो मैंने बोला था एस्केहेलमिन्थेस आर कॉमनली नोन एज राउंड वर्म्स। तो जब हमने पढ़ा था, जब हम इनका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो क्रॉस सेक्शन में ये ऐसे गोल दिखते हैं, हमें सर्कुलर दिखते हैं डायमीटर में, तो दैट मीन्स तभी तो हमने इनको बोला था राउंड वर्म्स, कॉमनली नोन एज राउंड वर्म्स। कौन? शाबाश, एस्केहेलमिन्थेस, दे आर कॉमनली नोन एज राउंड वर्म्स। अगर आप देखेंगे इलांगेटेड होते हैं, टेपरिंग होती है बॉडी दोनों साइड से, और इनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो गोल होता है, तभी तो इनको कॉमनली नाम क्या दिया गया है, राउंड वर्म्स। आर यू गेटिंग? नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर एनालिडा। देखो भाई, एनालिडा का सबसे, जब भी एनालिडा का नाम आता है, एन्युलेशन, एन्युलेशन मीन्स एन्युलस लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर, यानी जिनको आपने बोला था बॉडी सेगमेंट्स, भाई एन्युलेशन के ऊपर ही इनका नाम आ गया एन्युलेटेड एनिमल्स, तभी तो लिखा गया है बॉडी सेगमेंटेड है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। तो क्या होता है, मैं लिखूंगा एन्युलेशंस होती है, एन्युलेशंस, एन्युलेशंस, उसी को हमने क्या नाम दिया था, मेटामेरिज्म लिखते हैं, मेटामेरिज्म। बात समझ आ रही है ना, यानी रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स इनकी बॉडी के ऊपर होते हैं एनालिडा के। क्लियर? नंबर सेकंड, आर्थ्रोपोडा। तो बच्चे आर्थ्रोपोडा वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट एंड लार्जेस्ट फाइलास ऑफ द एनिमल किंगडम, जहां पे 2/3 स्पीशीज पाई जाती है। तो बच्चे इनका सबसे पहला कैरेक्टर जो आपने पढ़ा हुआ है आर्थ्रोपोडा, आर्थो मीन जॉइंटेड, पोडा मीन अपेंडेजेस, यानी जिनकी बॉडी के पास जो अपेंडेजेस रहती है वो क्या रहती है, वो जॉइंटेड रहती है। नंबर 1 आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड अपेंडेजेस, और नंबर सेकंड इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो टफ होता है, हार्ड होता है और काइटिन का बना होता है। इसीलिए हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल, काइटिनस एक्सोस्केलेटन एंड जॉइंटेड अपेंडेजेस, तभी तो इनका नाम आर्थ्रोपोडा आ गया। दो कैरेक्टर्स आर्थ्रोपोडा के बारे में, जॉइंटेड अपेंडेजेस आर्थ्रोपोडा, और दूसरा एक्सोस्केलेटन काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। क्लियर? नंबर सेकंड, आर्थ्रोपोडा के बाद हम बात करेंगे मोलस्का। देखो बच्चों, मोलस्का नाम ही शल के ऊपर आता है, शैल्ड एनिमल, जिनकी बॉडी के ऊपर शल होता है। हमने डिटेल में उस दिन दिखाया था कि इनकी बॉडी के ऊपर एक कैल्केरियस शल होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो अगर आप देखेंगे एक्सटर्नल स्केलेटल ऑफ शेल यूजुअली प्रेजेंट, और ये शेल जो होता है, ये शेल किसका बना होता है सर, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तभी तो उसको हमने नाम दिया था कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन, या कैल्केरियस शेल हमने बोला था, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नंबर नेक्स्ट जो आता है हमारा फाइलम जो आता है दैट इज इकाइनोडर्मेटा। तो बच्चे इकाइनोडर्मेटा को हमने बोला था ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है सर, ये सुपाइनी होते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर जो सुपाइनी सिक्नल एनिमल्स होते हैं, और क्या रहता है सर, इनमें वाटर वस्कुलर सिस्टम या एम्बुलिक्रल सिस्टम होता है। आप देखो बच्चे, वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट रहता है ना, वाटर वस्कुलर सिस्टम जिसको हमने नाम दिया एम्बुलिक्रल सिस्टम। प्लस एक और कैरेक्टर आपने याद रखना है सर, इनमें अडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री होती है, और जो इनके लार्वे होते हैं उनमें क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तभी तो इसने लिखा वाटर वस्कुलर सिस्टम और एम्बुलिक्रल सिस्टम प्रेजेंट। नंबर सेकंड रेडियल सिमेट्री, लेकिन रेडियल सिमेट्री किन में होती है सर, ये होती है ओनली अडल्ट्स में। और जो इनके ये होते हैं अडल्ट्स के बाद जो होते हैं हमारे कौन से, अडल्ट्स के बाद जो हमारे लार्वे होते हैं, लार्वे क्या होते हैं, लार्वे इनके क्या होते हैं बच्चे, उनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर बच्चे यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वो क्या है भाई, वो कैरेक्टर है उसके बाद हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा जो है ना बच्चों, हेमिकार्डेट्स को हमने नाम दिया था, वर्म लाइक होते हैं, और इनकी बॉडी में 3 सेगमेंट्स आपको दिखने को मिलेंगे। सेगमेंट्स बोले तो बॉडी के 3 पार्ट्स दिखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रोबोसिस, जिसके अंदर आपने प्रोबोसिस ग्लैंड देखा, उसके बाद आपने देखा ट्रंक होता है, ट्रंक के अंदर आपने देखा था रॉड लाइक स्टोमोकॉर्ड देखा था, है ना, रॉड लाइक स्टोमोकॉर्ड देखा था, और उसके बाद इनका जो तीसरा पार्ट आता है वो टेल रीजन, सॉरी कॉलर जो है, कॉलर में रहता है हमारा, और तीसरा जो होता है वो क्या है, ट्रंक होता है। प्रोबोसिस, कॉलर, कॉलर में हमारा स्टोमोकॉर्ड, एंड नंबर 3 इज ट्रंक। क्लियर? बात समझ आ रही है? नंबर नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद हमारा कार्डेटा आता है, और बच्चे कार्डेटा में हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है कार्डेट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होता है, डॉर्सली लोकेटेड सिंगल, क्या होता है भाई,
नोटोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, उसके बाद हॉलो नरूकॉर्ड वो भी डॉर्सली होता है, सिंगल होता है, और उसके बाद प्योर फेरेंजियल गिलसिलिटस होते हैं, और उसके बाद पोस्ट एनल टेल होता है। और ये सारे कैरेक्टर्स किस में आ जाएंगे? कॉर्डेट्स में। प्लस कॉर्डेट्स में आपको या तो दिखने को मिलेगा फिन्स या आपको दिखने को मिलेगा बच्चे लिम्बस। यहां तक समझ आई बात? तो इस तरीके से बच्चे ये हमारा एक जनरलिस्टिक टेबल रहेगा जहां पे हमने सैलिएंट फीचर्स की बात करी डिफरेंट फाइलाज की। यहां तक समझ आई बात? तो बच्चे उसके बाद लास्ट स्लाइड पे हम मूव करेंगे, और जिस स्लाइड में हमारी एनसीईआरटी ने एक कंपैरिजन दिया है बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो बच्चों अब जो ये हमारा टेबल है अब ये आपको आना चाहिए, क्योंकि हमने किंगडम एनिमलिया को इतना डिटेल्ड पढ़ा हुआ है कि कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं आएगा। देखो बच्चे अब हम एक कंपैरिजन की बात करेंगे हमारे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए पॉरिफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक, याद रखिएगा भाई, इंक्लूडिंग हेमिकॉर्डेटा, वो सारे के सारे क्या है? नॉन कॉर्डेट्स। और उसके बाद हमारा कॉर्डेट्स आता है, ठीक है ना। तो कॉर्डेट्स में भी हमने देखा जालियस और जाउड आए, फिर जालियस में भी हमने देखा साइक्लोस्टोमा, फिर आपने जाउड में भी देखा, उसमें आपने देखा पाइसिस में कॉन्ड्रिक्थिस ओस्ट्रिक्थिस, फिर आपने देखा टेट्रापोडा वाले जहां पे आपने देखा एम्फीबिया रेप्टिलिया एवस मैमल्स। तो ये सारी चीजें दिमाग में रख के आपको इस टेबल का कंपैरिजन करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 कैरेक्टर नोटोकॉर्ड की। देखो बच्चों नोटोकॉर्ड का मतलब ये है कॉर्डेटा, कॉर्डेटा कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नॉन कॉर्डेट्स जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ कॉर्डेट्स में सबसे पहले नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। हमारा जो नोटोकॉर्ड रहता है ना भाई, ये क्या होता है सर? नोटोकॉर्ड असल में हमारा क्या होता है? नोटोकॉर्ड हमारा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। शाबाश। नोटोकॉर्ड क्या है सर? नोटोकॉर्ड रॉड लाइक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, प्लस क्या होता है? ये डॉर्सली लोकेटेड होता है ना। तो डॉर्सली लोकेटेड ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज नोटोकॉर्ड प्रेजेंट किन में होता है? कॉर्डेट्स में, ठीक है। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं होता, तभी तो इनको बोला जाता है नॉन कॉर्डेट्स। नंबर 2, क्या नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है? देखो बच्चों अगर आपको याद होगा आर्थ्रोपोडा में नर्वस सिस्टम हमने देखा था, याद करो बच्चे, मैंने उधर बनाया था, उसमें वो नर्वस सिस्टम उनका कुछ यूं होता था। मैं रफली बना रहा हूं भाई, इधर ये देख सकते हैं आप। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा भाई, ये मैंने पढ़ाया था, एनेलिडा के बारे में भी मैंने पढ़ाया था, एनेलिडा में मैंने पढ़ाया था। जैसे मैंने बोला था ये पार्ट हो गया ब्रेन, ये हो गए गैंग्लिया, ये हो गए 2 वेंट्रल नरूकॉर्ड्स, याद रखना 2 वेंट्रल डबल वेंट्रल नरूकॉर्ड मैंने बोला था। तो अब आ जाओ इधर कॉर्डेट्स में क्या होता है भाई? कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है, यहां सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है। ध्यान से सुनिएगा, डॉर्सल मींस कॉर्डेट्स में डॉर्सली ऊपर वाली साइड होता है नर्वस सिस्टम, और नॉन कॉर्डेट्स में ये वेंट्रली नीचे वाली साइड होता है। हमारे केस में डॉर्सल कॉर्डेट्स में और नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल। दूसरा, हमारा नर्वस सिस्टम या न्यूरल कॉर्ड जो होता है वो हॉलो होता है अंदर से, और इनका क्या होता है? नॉन कॉर्डेट्स का सॉलिड होता है। नंबर 3 पॉइंट, हमारा सिंगल ये नर्व कॉर्ड होता है। ये देखो भाई, हमारा वर्टेब्रल कॉलम यहां से होता है, जिसके बीच में हमारा नर्व कॉर्ड जाता है भाई, वो सिंगल होता है। लेकिन आप देखो इनमें 2 नर्व कॉर्ड्स हैं, ये देखो 2 नर्व कॉर्ड्स होते हैं। तो कुल मिला के कॉर्डेट्स का नर्वस सिस्टम जो होता है वो डॉर्सली होता है, सिंगल होता है, हॉलो होता है। नॉन कॉर्डेट्स का वेंट्रली होता है, क्या होता है? सॉलिड होता है, और वो डबल होता है। याद रखिएगा भाई, क्लियर। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, फेरिंक्स जो हमारा होता है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि कॉर्डेट्स का एक और कैरेक्टर होता है, उनमें प्योर फेरेंजियल गिलसिलिटस होती है। जरा बच्चे याद करो फिशेस को, अगर आप फिशेस को देखेंगे यहां से, उनमें प्योर फेरेंजियल गिलसिलिटस होती है। साइक्लोस्टोमेटा में प्योर फेरेंजियल गिलसिलिटस होती है। इवन के ह्यूमंस में भी प्योर फेरेंजियल गिलसिलिटस होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लेकिन उसके बाद वो मॉडिफाई होती है, और अभी जो एडल्ट होता है, हम लोग हैं, हमारे पास ये एक मॉडिफाइड होता है प्योर फेरेंजियल गिलसिलिट। तो दैट मीन्स प्योर फेरेंजियल, हमारे पास फेरिंक्स में परफोरेटेड गिलसिलिटस क्या होती है सर? असल में फेरिंक्स परफोरेटेड बाय किसके थ्रू? प्योर फेरेंजियल गिलसिलिटस। लेकिन गिलसिलिटस यहां क्या होते हैं भाई? नॉन कॉर्डेट्स में गिलसिलिटस नहीं होते हैं। आर यू गेटिंग? नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर, हार्ट के बारे में देखो बच्चों। अब आपने पढ़ा है फिशेस में 2 चैम्बर्ड, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड आर इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड एक्सेप्ट क्रोकोडाइल विद 4 चैम्बर्ड, रेप्टाइल्स एवस एंड मैमल्स, है ना बच्चे? बात समझ आ रही ना? तो लेकिन अगर आप देखेंगे हमारा जो हार्ट है, अब हम उस चैम्बर्स पे नहीं जाएंगे भाई, हमारा हार्ट, और इन केस अगर किसी नॉन कॉर्डेट में था,
मिसाल के तौर पर आप याद करो बच्चों, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको इंसेक्टा की। एक इंसेक्ट की बॉडी मैंने बनाई, आपने देखा है कि इंसेक्ट्स में यहाँ पे डार्सली एक आर्टरी होती है, ये आर्टरी एक्ट करती है एज क्या, ये एक्ट करेगा एज हार्ट, क्योंकि इसी में ये ओस्टिया पोर्स होते हैं जिन पोर्स के थ्रू ब्लड अंदर जाता है। देख लो भाई, ये ब्लड अंदर जाता है भाई, यही आर्टरी इधर एक्ट करती है एज हार्ट, वरना तो इसमें कोई हार्ट होता नहीं है। तो इसीलिए लिखा गया है कि जो हमारा कॉर्डेट्स का हार्ट होता है ना भाई, वो वेंट्रली होता है। वेंट्रल मीन्स अगर आप देखेंगे हमारा ये बॉडी ऐसा पोस्चर है, ये वेंट्रल साइड है और ये डार्सल साइड है, तो हमारा हार्ट वेंट्रली लोकेटेड होता है। किन में, कार्डेट्स में। लेकिन नॉन कार्डेट्स में अगर हार्ट था तो भाई वो हार्ट वेंट्रली नहीं, बल्कि वो हार्ट कहां से होता है, वो डार्सली प्रेजेंट रहता है, बॉडी के ऊपर वाली साइड, जैसे आप यहां देखेंगे इस इंसेक्ट में ये। तो दैट मीन्स इनमें हार्ट क्या रहता है, सर्वो वेंट्रल रहता है, और इनमें अगर हार्ट प्रेजेंट था वो क्या रहता है, सर्वो डार्सल प्रेजेंट रहता है। क्लियर। नंबर नेक्स्ट पढ़ा हुआ है हमने, कार्डेट्स का एक और कैरेक्टर होता है क्या सर, उनमें टेल प्रेजेंट रहता है। पोस्ट एनाल टेल जो है भाई वो क्या रहता है, वो प्रेजेंट रहता है। और नॉन कार्डेट्स में क्या रहता है, जो टेल है वो एब्सेंट रहता है। आपको बात समझ आ रही ना। तो कुल मिला के अब हमने देखा कि जो हमारा कार्डेट है, तो कुल मिला के जो ये कैरेक्टर्स हैं ये हमारे कार्डेट्स के रहेंगे और ये नॉन कार्डेट्स के। तो इस तरीके से बच्चे हमने किंगडम एनिमलिया को यहाँ पे कंप्लीट किया है, और किंगडम एनिमलिया कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर को या नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सी यू बच्चे।